क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले एनर्जी होती क्या है? अगर किसी बॉडी के अंदर काम करने की सलाहियत मौजूद है तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद है। जिस तरह हम लोग डिफरेंट वर्क कर सकते हैं, हम खुराक हासिल करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है और मुख्तलिफ काम कर पाते हैं, तो इसका मतलब है हमारे अंदर एनर्जी मौजूद है। इसी तरह तीर कमान जो होता है, उसको जब कमान को जब खींचा होता है हमने, तो उस वक्त उसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है, क्योंकि जैसे ही हम रिलीज़ करते हैं एरो जो होता है वो आगे की तरफ मूव करता हुआ चला जाता है, तो उसके अंदर काम करने की सलाहियत मौजूद है। इसी तरह बहता हुआ जो पानी होता है हमारे पास, जिस तरह साइड में आप देख सकते हैं डायग्राम्स भी बनी हुई हैं, बनानी नहीं है। मूविंग वाटर जो होता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ मूव करके आगे की तरफ लेके जा सकता है। इसका मतलब है उसके अंदर काम करने की सलाहियत मौजूद है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर काम करने की सलाहियत मौजूद है तो फिर उसके अंदर एनर्जी है। तो डेफिनेशन है ए बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट इज केपेबल टू डू वर्क। तो एनर्जी की डेफिनेशन के बाद हमने एग्जाम्पल करनी है, और एग्जांपल जो है वो वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीम से स्टार्ट होती है और टरबाइंस पे ख़त्म होती है। जिसमें एग्जांपल में हमने पानी के बारे में डिस्कस करना है कि पानी अगर मूव कर रहा हो स्ट्रीम्स में, नीचे की तरफ बहता हुआ जा रहा हो, तो ऐसी सूरत में उस पानी के अंदर काम करने की सलाहियत मौजूद होती है, यानी कि एनर्जी होती है। क्योंकि बहता हुआ पानी जो होता है वो डिफरेंट मिल्स को भी चला सकता है, और बहते हुए पानी की मदद से जो है वो टरबाइंस जो हैं वो मूव की जा सकती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं पावर स्टेशन में, हाइडल पावर प्लांट्स में। तो मूविंग वाटर कंटेन्स एनर्जी विच कैन रन टरबाइंस। तो ये हमारे पास जो थी ये एग्जाम्पल थी। उसके बाद है हमारे पास ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें आपने हेडिंग डालनी है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ी हुई हैं, एनर्जी की बहुत सी फॉर्म्स पढ़ी हैं, जिस तरह हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, एंड सो ऑन। एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है, और एनर्जी किसी भी फॉर्म में मौजूद हो लेकिन वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ऑलवेज कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये जो हमारा पैराग्राफ है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसमें हमने नाम लिख देने हैं, 5-6 नाम लिखने के बाद एंड में लिख देंगे एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक से दूसरे में चेंज हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके बाद ये लास्ट में आपको नज़र आएगा नीचे एक लाइन, इस लाइन में आपने हेडिंग डालनी है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है वो अभी हम बताते हैं, लेकिन इस हेडिंग में हम सिर्फ ये बताएंगे मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक का नाम काइनेटिक एनर्जी है और दूसरे का नाम पोटेंशियल एनर्जी है। एक का नाम काइनेटिक एनर्जी और दूसरे का पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा टॉपिक जो था एनर्जी का यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता क्या है। मैकेनिकल एनर्जी ये आगे जाके डिस्कस भी करेंगे हम। ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी उस सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने आगे जाके इसके बारे में पढ़ना ज़रूर है कि मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी जो होती है जो किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से, या ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो तो उसकी उस पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो बेसिकली इसमें दो किस्म की एनर्जी सिखा रही हैं, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की एनर्जी और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो हमारे पास कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। और यही जो दो हमारे पास मोशन और पोजीशन की जो बातें हैं यही बेसिकली इसकी टाइप्स में आती हैं, जो कि हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। जिस तरह काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी है, और सेकंड हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी होती है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है।
वाई द हाइट ऑफ ए व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। किसी भी गाड़ी की जो हाइट है वो छोटी से छोटी क्यों रखी जाती है? तो हाइट के कम होने से आप याद रखें कि जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की कम होगी उतना ही उसका सेंटर ऑफ मैस जो है वो नीचे से नीचे होता जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा वज़न ज़मीन के करीब होता जाएगा, वो ऑब्जेक्ट मज़ीद स्टेबल होता जाएगा। तो हाइट के कम होने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट का ज़मीन के करीब हो जाता है, और ज़मीन के करीब जितना ही नीचे से नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो ऑब्जेक्ट उतना स्टेबल हो जाता है, उसके उलटने के चांसेस कम होते हैं। तो यही बात जो है ये हमने इसकी इस 4.13 में हमने एक्सप्लेन करनी है। वाई द हाइट ऑफ ए व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। आपने वाई को छोड़ के बाकी ऐसे ही इसका आंसर स्टार्ट करना है। द हाइट ऑफ ए व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल, पहले ये लिखना है। एंड क्वेश्चन मार्क को आगे से काट के एंड रिपीट कर रहा हूँ 4.13 में द हाइट इसके आंसर में लिखना है, मार्क कर लें पहले। द हाइट ऑफ ए व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल एंड उसके बाद आपने पेज 102 पे जाना है। और पेज 102 पे आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन साइड में डू यू नो नजर आएगी, और इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है एंड के बाद अ व्हीकल आर मेड हैवी एट द बॉटम फुल स्टॉप, दिस लोअर देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड हेल्प टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में से हमने एक लाइन ली, द हाइट ऑफ ए व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल एंड उसके बाद ये हमने ज्वाइन कर दिया, व्हीकल आर मेड हैवी एट द बॉटम full stop, this lowers their center of gravity and help it to increase their stability। तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल हो जाता है ऐसा करने से।